डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी के सेकंड लेक्चर में आज हमारा डिस्कशन होगा हुक्स लॉ पे, यंग मॉडुलस पर, बल्क मॉडुलस पर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सारी चीजों को हम इन डिटेल सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले हुक्स लॉ को और हुक्स लॉ को समझते हैं। लेकिन हुक्स लॉ को समझने के लिए पहले आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लेना चाहिए, जिससे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर हो जाए। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर हो जाएगा, मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो में आपको दे दूंगा, जिससे आप आसानी से पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो लेक्चर पे आएंगे तो आपको हुक्स लॉ आसान लगेगा। देखिए कैसे डिफाइन करना है। हुक्स लॉ क्या है? अंडर द इलास्टिक लिमिट। पहले स्टेटमेंट लिखता हूं फिर बात करता हूं। अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट। आपको ये लाइन तो छोड़नी नहीं है। इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये इलास्टिसिटी की पंच लाइन है। अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि अंडर द इलास्टिक लिमिट अगर आप बात कर रहे हो, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? जितना फोर्स लगाओगे उतना स्ट्रेन आता जाएगा, और फोर्स लगाइए और स्ट्रेन आएगा। लेकिन एक लिमिट तक ना, एक लिमिट के बाद तो आप जा ही नहीं सकते। अगर उसके बाद चले गए तो वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा। जैसे बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे, क्योंकि हर एक बॉडी की एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। हमें तो इतना फोर्स लगाना है बॉडी पे कि बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी रहे, और बॉडी में ये प्रॉपर्टी रहे कि आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी मस्ट बी रिगेन ओरिजिनल शेप। तब हम इलास्टिसिटी की बात करें, तभी तक इलास्टिसिटी है। देखिए यहां पे क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये मेन लाइन है हमारे पास हुक्स लॉ की। तो यहां क्या लिखा जाएगा? दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू आ गया स्ट्रेन। यहां पे आप क्या लिखेंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। यहां पे आएगा स्ट्रेन। तो ई क्या है? ई इज अ कांस्टेंट। ई इज अ, ऐसा लिखिए और नीचे लिखिए ई इज अ कांस्टेंट। ई इज अ कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हो? दिस कांस्टेंट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट is called elastic constant। इसको हम elastic constant बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है। तो हम अगर लिखना चाहें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम लिखना चाहें और बताना चाहें कि कैसे समझाएंगे, तो लिखा क्या जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? एक्चुअली में ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। बिल्कुल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो हम ये प्रॉपर्टी यहां से लिख देते हैं। देखिए यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा? यहां से यूनिट आ जाएगी। देखिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं। इसका मतलब इसकी यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। और इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन देखेंगे तो क्या आएगा? ml टू द पावर -1 t की पावर -2। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। तो जरा यहां देखिए, यहां पर क्या बात निकल के आ रही है? मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं, ऐसे पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज द क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी है किसकी? ये आप बोल सकते हो कि यहां पर प्रॉपर्टी है, या कांस्टेंट होता है, या डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो यहां लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
पहले यूनिट के बारे में बता दूं। देखिए इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कितना है आपके पास, जो यूनिट दी गई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन, जो डायमेंशन है वो कितनी है, m L इनवर्स 1 t to the power minus 2 is same as that of, is same as that of, किसके जैसा है ये, इसकी जो यूनिट है या डायमेंशन है वो स्ट्रेस से मैच करती है और प्रेशर से भी मैच करती है। सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, क्या होता है, दैट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर। तो ये प्रेशर की यूनिट और स्ट्रेस की यूनिट वही होती है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है, ठीक है। पास्कल भी होता है, तो आप इसकी यूनिट यहां पर पास्कल भी लिख सकते हैं, लेकिन पास्कल तभी आप लिखेंगे जब फोर्स आपके पास कैसा हो जाए, फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस हो जाए। तो हर जगह आप पास्कल नहीं लिखेंगे, पास्कल वहां पे लिखेंगे जहां पर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यहां पे नॉर्मल टू द सरफेस की फोर्स की बात नहीं हो रही है। और बेसिकली मैं अंदर की बात बताऊं तो जहां पर बात हो कि बॉडी हमारी लिक्विड में है, जब लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, तो उस जगह पर आप पास्कल यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे नॉर्मली आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना कि फिक्स होता है। हर अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है, हर एक सब्सटेंस के लिए जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो फिक्स है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि एक तरह का डीएनए हो गया, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब फिक्स, जितनी बॉडी उतने तरह का डीएनए, ठीक है। अब यहां पे सॉरी, इसको अभी भी गिरना था। चलिए क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बात कर रहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात मैं बात करता हूं आपसे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ elasticity is independent of किससे होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। यहां की जो होती है डायमेंशंस होती हैं उनसे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा आपके पास, लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगी। अब लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब हो जाएगा एरिया से भी हो जाएगा, एरिया से हो जाएगा और वॉल्यूम से भी हो जाएगा। मतलब इनमें चेंज करने से, अगर कोई चेंज कर रहे हो, किसी रॉड की लेंथ बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, और या उसका एरिया चेंज कर रहे हो, उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो फिर उस सब्सटेंस का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको नोट करनी है। तो यहां तक इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके का होता है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो देखिए ये कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर 3 टाइप्स, इट इज आर 3 टाइप्स, इट इज आर 3 टाइप्स। तो पहला क्या होता है, पहला जो नाम आता है, पहला नाम आता है यंग मॉडुलस का। किसका आता है, यंग मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक ये हो गया। सेकेंड बात आती है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और थर्ड नाम आता है शियर मॉडुलस, इसको आप क्या बोलते हो, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, या इसको बोलते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी। तो जो बल्क मॉडुलस होता है उसको आप लिखते हो बी से, या फिर इसका नोटेशन होता है के से। आप बी से लिखिए या के से लिखिए। यंग मॉडुलस को आप लिखोगे वाई से, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे लिखोगे? ईटा से। ईटा से लिखिए या जी से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईटा लिखिए या फिर जी लिखिए, बी लिखिए या के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गए नोटेशन यंग मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। अब समझना यह है कि यंग मॉडुलस को कैसे डिफाइन करना है। जरा देखिए, हेड लगाइए, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है पहले वो समझिए। लेकिन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, या बल्क मॉडुलस को या शियर मॉडुलस को, तो उसके लिए आपको मैं पहले बता देता हूं। एक तरफ स्ट्रेस, एक तरफ स्ट्रेन। तो देखिए, स्ट्रेस मैं इधर लिख देता हूं, स्ट्रेन इस साइड में समझा देता हूं। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। यहां पर बता देता हूं स्ट्रेन। क्या बता देता हूं? स्ट्रेन। जो स्ट्रेन होता है ये 3 तरीके का होता है। स्ट्रेन कितने तरीके होता है? 3 तरीके का, 1, 2 और ये 3। पहला होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, और तीसरा स्ट्रेन होता है आपके पास शियर स्ट्रेन। क्या होता है? शियर स्ट्रेन। तो ये 3 स्ट्रेन हो गए। ऐसे ही 3 स्ट्रेस होते हैं। पहला स्ट्रेस क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख रहा हूं स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस। तीसरा स्ट्रेस हो जाता है आपके पास शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कहिए या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, दोनों बातें एक ही हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रेस होगा उसका तो फॉर्मूला एक ही होगा। क्या होगा? एफ अपॉन ए। ये स्ट्रेस होगा तो इसका भी फॉर्मूला एफ अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होगा तो ये भी एफ अपॉन ए होगा, इसका फॉर्मूला होगा तो ये भी एफ अपॉन ए ही होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो क्या होगा? ये होता है डेल्टा एल बाई स्मॉल एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन होगा तो क्या होगा? माइनस डेल्टा वी बाई वी। मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। और माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अभी हम इस चीज को और आपको फील करा देंगे। शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन होता है थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है एक्स बाई एल। इन दोनों चीजों को मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। इसीलिए कह रहा था कि पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन पे आप अपना होल्ड कर लें, ठीक है, अच्छे से समझ लें। उसके बाद फिर आपको यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान लगेगा। आसान अभी भी लगेगा। जरा देखिए, इन चीजों को कंपेयर करिए। मैं क्या कह रहा हूं? इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तीनों का सेम है। जरा यहां समझिए, यहां मैं कह रहा हूं कि जो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस को हम पास्कल लिख सकते हैं। उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखेंगे और इन जगह पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन सेम सबका है, लेकिन इसको हम पास्कल लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पी। ये क्या होता है? पी। इसको मैं वॉल्यूम स्ट्रेस को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूं। इसको मुझे क्या लिखना है? यहां पर पी लिखना है। पी क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। प्रेशर है। कब यूज होगा? क्योंकि इसकी एक कंडीशन ये होती है कि जब बॉडी हमारी क्या होती है? लिक्विड में होती है। तो लिक्विड क्या करता है? बॉडी पर नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है नॉर्मल टू द सरफेस। जब नॉर्मल टू द सरफेस फोर्स ऐड करता है तो उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। तो इसीलिए मैं इसको प्रेशर बोल रहा हूं, यहां पे प्रेशर नहीं लिख रहा। आगे कहीं पर भी प्रेशर नहीं लिखेंगे, वहीं पर प्रेशर वर्ड यूज करते हैं जहां पर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करता है। चलिए यहां समझते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। अगर हम पहला रेशियो ले लें, क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए, जो स्ट्रेस था पहला तो नॉर्मल स्ट्रेस था। उसी नॉर्मल स्ट्रेस के 2 पार्ट होते हैं। एक आपने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेस, एक पढ़ा था आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस। 2 स्ट्रेस पढ़े आपने। उन्हीं दोनों स्ट्रेस के नाम को हम क्या रिगार्ड करते हैं? उन दोनों के नाम को, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो
चाहे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, चाहे आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस हो, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, दोनों के नाम को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में कंप्रेशन होगा तो भी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, लेंथ के अलोंग होगा, और अगर टेंसाइल होगा, खींचेंगे तो भी लेंथ के अलोंग ही होगा, इसीलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह देते हैं। चलिए, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अंडर द इलास्टिक लिमिट। क्या लिखेंगे? अंडर द इलास्टिक लिमिट। मैं लिख रहा हूं अंडर द इलास्टिक लिमिट। आपको ये लाइन लेके चलना है, अंडर द इलास्टिक लिमिट। सारा काम हमारा अंडर द इलास्टिक लिमिट ही होगा। अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या होगा? रेशियो ऑफ कौन सा? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द longitudinal strain, ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity, इसको बोल देते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोल देते हैं y। तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख दिया। अब देखिए यहां पर मुझे दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए एक फिगर समझ लीजिए। जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास एक वायर है, इस वायर का एरिया क्या है? इस वायर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं? इसी वायर पर मैंने क्या किया? यहां पर वेट अप्लाई कर दिया, तो ये थोड़ा सा एरिया इसका कम हो गया, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा हो गया। तो यहां से देख रहे हो ये इसकी लेंथ बढ़ गई, और इस पे वेट कितना लगा है? इस पे वेट लगा है mg। ठीक है, ये mg हो गया, ये हो गया F इक्वल टू mg। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये डेल्टा L है, और यहां से यहां तक कितना है? L है। तो आप देख रहे हो ये चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है। यहां क्या लिखा जाएगा? अगर मैं पूछूं आपसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आएगा? यहां पे आएगा F अपॉन A। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या आ जाएगा? डेल्टा L बाई L आ जाएगा। तो यहां से लिखा जा सकता है FL डिवाइड बाई, देखिए L ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, तो यहां से क्या आ गया? A डेल्टा L आ गया। एक तो फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है, या ऐसा भी ले सकते हो, देखिए या ऐसा भी ले सकते हो कि क्या हो जाए? इफ A इज इक्वल टू हो जाए क्या? पाई R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस ऑफ वायर हो जाएगी। R क्या है? रेडियस ऑफ वायर हो जाएगी, रेडियस ऑफ वायर हो गई। और क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाए mg। mg क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। वायर पे कितना आपने लोड दिया है? mg क्या है? mg है लोड, लोड ऑन वायर। अब क्या हो जाएगा? यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आपके पास कैसा हो जाएगा? ये फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? पाई R स्क्वायर डेल्टा L। तो इस फॉर्मूले से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको डील करनी है। इस फॉर्मूले से भी, देखिए इस फॉर्मूले से भी आपको प्रॉब्लम डील करनी है, और इस फॉर्मूले से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम समझनी है। तो यहां तक बात समझ में आ जाती है। इसके बाद देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। कुछ पॉइंट कैसे बनते हैं, उन पॉइंट्स को मैं इधर बता देता हूं। देखिए जो पॉइंट बनते हैं वो इधर। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पहला तो ये कि जो यंग मॉडुलस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। पहली बात क्या होती है कि नंबर 1, y डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है यंग मॉडुलस। इसीलिए रबर का अलग है, आयरन का अलग है, स्टील का अलग है, प्लास्टिक का अलग है। ठीक है, हर किसी सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है?
दूसरी बात आती है कि जो y होता है इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशंस पे। क्या होता है? y इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ये इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन से, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन से मतलब लेंथ हो जाता है, एरिया हो जाता है, ठीक है, आपके पास वॉल्यूम हो जाता है, etc। मतलब ये सब चीजों को चेंज करने से आप किसी वायर का क्या कर दो, आप किसी वायर को खींच दीजिए, लेंथ बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, एरिया हाफ कर दीजिए, तो क्या यंग मॉडुलस बदल जाएगा? नहीं, यंग मॉडुलस तो क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। अगर आप खींच दोगे तो क्या मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है तो क्या वो चेंज हो जाएगी? नहीं, आपने तो चेंज किया किसको? लेंथ को घटाया बढ़ाया, एरिया को घटाया बढ़ाया। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है ना, जिससे मटेरियल मिलकर बना है, उस मटेरियल के लिए y तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं। इसलिए बोला जा रहा है कि यहां पर जो y होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? डायमेंशन से। दूसरी बात क्या बोलेगी यहाँ पे? नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है? y केवल और केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग y, क्योंकि y तो फिक्स है, y तो कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है? तीसरी बात यहां से क्या लिखी जा सकती है? तीसरी बात ये लिखी जा सकती है कि y की वैल्यू, देखिए, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगी? y की वैल्यू फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या आने वाली है? मैं लिख देता हूं, देखिए, y फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में क्या होता है? क्या रिजिड बॉडी की लेंथ चेंज होगी? नहीं ना। रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है इंफिनिटी होता है। अब इंफिनिटी कैसे आता है? इसका सबूत ले लीजिए। देखिए, सबूत कैसे देना है? देखिए, सबूत देने के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला ही काफी है। आपको ये पता है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो चेंज इन लेंथ होता है वो 0 होता है। अगर डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ 0 कर दोगे तो नीचे पूरा 0 आएगा, 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होगी उसके लिए क्या आएगा? डेल्टा एल जो आएगा वो 0 आएगा। डेल्टा एल जब 0 आएगा तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा एल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आया? ये y की जो वैल्यू आ रही है ये एफ एल अपॉन यहाँ क्या आएगा? a, यहाँ आएगा 0, यहां से क्या दे देगा? इन्फिनिटी दे देगा। ये आपको समझना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाती है। एक बात हम आपसे और कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या होती है जब आप टेम्परेचर क्या करते हो? डिक्रीज करते हो या इंक्रीज करते हो। तो y की वैल्यू क्या होती है? कहां लिख दूं? चलिए, एक पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं। देखिए यहां पर 4th पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो y की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ y डिक्रीज होती है विथ राइज इन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ y मतलब वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिक्रीजेस लिख देता हूं, डिक्रीजेस एज राइज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है ना, वो क्या होती है? वो डिक्रीज करती है। जैसे आप टेम्परेचर को क्या करो? डिक्रीज करो। ऐसा लिख दूं मैं? देखो यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि एक तरफ y है और एक तरफ क्या है? टेम्परेचर है। आपने अगर ये बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा समझ लीजिए, y की वैल्यू तब बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो? डिक्रीज करते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे यंग मॉडुलस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये याद करना है और ये फॉर्मूला समझना है कि यंग मॉडुलस का क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है। किसी तरह का भी आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझना है तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के ये 3 पार्ट समझने पड़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, तो देखिए आप समझते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं क्या? पहले टर्म को तो हमने समझ लिया,
अगर आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इसका मतलब हो गया यंग मॉडुलस। अब आप बात करोगे वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, तो सेकंड ले लीजिए, दोनों का रेशियो कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंडर द इलास्टिक लिमिट, पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ किसका रेशियो चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। आपको दो चीजों का रेशियो चाहिए था, तो आपने लिख दिया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे लिखते हो आप, चाहे बी से लिखिए चाहे के से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे के इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाता है। तो यहां वॉल्यूम स्ट्रेस को कैसे लिखोगे, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई बॉडी होती है स्फेरिकल बॉडी और ये लिक्विड में होती है, तो क्या होता है लिक्विड इस पे फोर्स एक्सर्ट करता, कैसा फोर्स एक्सर्ट करता, नॉर्मल टू द सरफेस, ये फोर्स इस पर लगता, ऐसा लग रहा होता, फोर्स ऐसे लग रहा होता, नॉर्मल टू द सरफेस ही फोर्स लगता है इस पे। तो इससे होगा क्या, इसका जब फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगता है तो उसको बोलते हो आप प्रेशर, क्या बोलते हो, प्रेशर। लेकिन ये घटना कहां हो रही हो, लिक्विड में हो रही हो, तभी प्रेशर लिखेंगे। इसलिए मैंने इन सबको प्रेशर नहीं लिखा है, तीनों को, एक को लिखा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V माइनस डेल्टा V हो जाता है, V माइनस डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम कम हो गया और इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो कितना कंप्रेस हो गया है वो यहां से यहां तक कितना कंप्रेस हो गया है, डेल्टा V कंप्रेस हो गया है। जब डेल्टा V कंप्रेस हो जाता है तो पहले वॉल्यूम ज्यादा है, बाद में कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि लिक्विड ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया, कैसा फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां पर जो वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेस की वो आएगी F/A, और ये वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है, डेल्टा V/V, और ये कैसा है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां पर पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो जाने की वजह से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, तो डिक्रीज वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, क्योंकि कम से जब आप ज्यादा लेस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो नेगेटिव आता है। तो यहां से क्या हो सकता है, ये F/A क्या हो जाएगा, यहां पर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल टू द सरफेस, इसलिए F/A को प्रेशर लिखेंगे, डेल्टा V/V नेगेटिव साइन के साथ। यहां पे आ जाएगा PV और आगे माइनस लगेगा, यहां आएगा डेल्टा V। तो मैं यहां से K इक्वल टू ले सकता हूं क्या, माइनस PV/डेल्टा V। तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, उस चीज को भी लिख लीजिए। नेगेटिव साइन शोज दैट प्रेशर क्या करता है, यहां पर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, नेगेटिव साइन शोज दैट इंक्रीज इन प्रेशर causes the decrease in volume, डिक्रीज इन वॉल्यूम को वो काज करता है। तो ये बात होगी। अच्छा देखिए, यूनिट की बात करें तो यूनिट तो चाहे यंग मॉडुलस का हो, चाहे बल्क मॉडुलस का हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हो, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हो, सबका सेम होता है। कितना होता है, अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो यहां से यूनिट ले सकता था, कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो यूनिट्स होती है, सबकी यूनिट वही होगी। इसकी भी यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, इसकी भी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस वाले की भी क्या होगी,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी, सबकी यूनिट सेम होगी, सबका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। चलिए यहां तक आ गए। अब ये समझ में आ गया, फिगर भी समझ गए और ये बात समझ गए। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहली बात यह है कि जो k की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगा? वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, वैल्यू ऑफ k या बोल सकते हो कि बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? k की वैल्यू क्या होती है? तो मैं पहले बोल दूं k की वैल्यू कितनी होती है? k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। लेकिन कैसे? आपको सबूत चाहिए, सबूत लीजिए। देखिए सबूत में क्या लिखेंगे आप कि जो आपके पास परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है? रिजिड बॉडी के लिए जो चेंज इन लेंथ होती है वो 0 रहती है। फिर बात चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वो भी 0 रहेगा। दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा v 0 रहे तो फॉर्मूले का यूज करिए तो क्या आएगा? ऊपर तो pv रहता है, माइनस रहता है, और नीचे डेल्टा v की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा v रहता है तो माइनस pv, यहां 0 रहेगा, ले देके क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया। आपको आंसर मिल गया कि इनफाइनाइट कैसे होता है। एक चीज और आपको याद रखनी है, फॉर दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होगा कि k फॉर या बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल गैस क्या होता है? बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड क्या होता है? सॉरी, आइडियल लिक्विड के लिए k की वैल्यू क्या होती है? आइडियल लिक्विड के लिए भी k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। यहां पर ऐसा कैसे लिखोगे? यहां पे इनफाइनाइट ये आएगा कि आइडियल लिक्विड में क्या बोला जाता है? जो वैल्यू में चेंज होता है वो कैसा रहता है? कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। इसका मतलब क्या आया? वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी 0 रहेगा, और जैसे ही डेल्टा वी 0 रहेगा वैसे फिर वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका भी सबूत मिल जाएगा आपको। ठीक है, सबूत हो गया आपके पास कि आप बोलोगे फॉर आइडियल लिक्विड डेल्टा वी इक्वल टू 0, और जैसे डेल्टा वी 0 पुट करोगे वैसे ही आपके पास ये वैल्यू k की वैल्यू क्या आ जाती है? इनफाइनाइट आ जाती है। दो वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म और इंट्रोड्यूस होता है, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। उसको भी समझ लीजिए क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। यहां लिख देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है? कंप्रेसिबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी को कोई नोटेशन ना दीजिए, आप देना चाहे तो इस्तेमाल के दे सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे अच्छा है कंप्रेसिबिलिटी आप लिखिए और यहां लिख दीजिए 1/k। 1/k का मतलब क्या हो जाएगा कि जो k की यूनिट होगी उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसकी यूनिट क्या? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी सबकी यूनिट होती है e की, y की, k की, ईटा या g की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर k की वैल्यू ये उठा के रखोगे यहां पर, तो यहां से क्या डेल्टा वी ऊपर जाएगा, डेल्टा वी ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा? pv। और हमारे पास जो यूनिट आ जाती है, यूनिट क्या आ जाएगी? जो हमारे पास यूनिट आ जाती है यहां से क्या आ जाएगी? यहां पे होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर और न्यूटन की पावर -1, या क्या हो जाएगा? न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और न्यूटन ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा। तो ये यूनिट हो जाती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं शियर मॉडुलस की। क्या है शियर मॉडुलस? क्या होता है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? तो सिंपली पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या होता है? अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या होगा? किसका रेशियो होगा? लास्ट का बचा है, लास्ट का इसका बचा है,
the ratio of shear stress to the shear strain is known as shear modulus कहिए या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहिए, बात एक ही है। shear modulus इसको बोलते हो ईटा, या फिर आप कहीं लिख सकते हो इसको ईटा से लिखिए या फिर इसको कैपिटल जी से लिखिए। अलग अलग बुकों में अलग अलग नोटेशन यूज किया गया है। shear modulus और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये हो जाता है। तो यहां से ईटा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई shear स्ट्रेस अपॉन हो जाएगा shear स्ट्रेन। देखिए ये आपके पास एक क्यूब है, तो इसके अपर सरफेस पे लोअर सरफेस को हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, इसको तो हम फिक्स रखते हैं, ये तो फिक्स फेस होता है। अपर सरफेस जो क्या होता है, फिक्स फेस के परपेंडिकुलर होता है, उस पे हम फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, फोर्स अलोंग द टेंजेंट लगाते हैं, अलोंग द टेंजेंट, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या, टेंजेंशियल फोर्स। और जितने एरिया पे काम करता है क्या होता है, ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, इतने एरिया पे ऊपर वाले सरफेस पे काम करता है। तो उन दोनों के रेशियो को बोल देते हैं शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस हो जाता है। तो शियर स्ट्रेस ये हो गया और शियरिंग स्ट्रेन क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां पे दो चीजें होती हैं, क्या, जो थीटा होता है ये शियर स्ट्रेस जो आता है, शियर स्ट्रेस ये होता है F अपॉन ए, ठीक है। और जो शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन वो होता है थीटा। थीटा इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली, जब थीटा बहुत छोटा हो तो वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है आपके पास, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स। तो यहां कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स रख दीजिए या फिर एक्स रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटी डिस्टेंस है, आप एक्स लेंगे या डेल्टा एक्स लेंगे तो सेम है दोनों, आप एक्स रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, आप एक्स रख लीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स बाई एल, ये आपको मिल जाता है और ये मिल जाता है। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे शियर स्ट्रेस मिल जाता है F अपॉन ए, और यहां से शेयरिंग स्ट्रेन मिल जाता है थीटा। तो फाइनली फॉर्मूला मिल गया F अपॉन ए थीटा। तो ईटा की जो वैल्यू आ गई F अपॉन ए थीटा आ गया, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला वो भी पता है, m L इनवर्स 1 t टू द पावर -2। ये तो सबके लिए सेम होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और ई के लिए भी सेम होगा। यूनिट और डायमेंशन सबके लिए सेम हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए इसकी। क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि जो वैल्यू होती है ईटा की आइडियल लिक्विड के लिए क्या होती है, ईटा फॉर आइडियल लिक्विड। पहला पॉइंट क्या है, ईटा फॉर आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है, आइडियल लिक्विड के लिए जो ईटा की वैल्यू होती है, ईटा इक्वल टू होता है 0। अब आप पूछोगे क्यों, यहां देख दो, यहां मैं सबूत दे देता हूं। क्या सबूत ये है कि नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट। क्या होता है, सॉरी इसको अभी गिनना था, सॉरी, क्या आ जाएगा, नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन द layers of ideal liquid। इसका मतलब ये हुआ दैट इज F इक्वल टू 0। जब F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही F की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ईटा की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। ये एक आंसर हो गया, सबूत मिल गया आपको। यहां से ये आपको सबूत मिल जाता है इतने में, ये इसका सबूत है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होता है कि y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी ईटा की जो वैल्यू होती है वो y से कम होती है। ईटा इज लेस देन y। मतलब ईटा जो होता है, ये आपके पास जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो कम होती है, इज लेस देन यंग मॉडुलस।
फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल में ऐसा देखा गया है कि इनमें क्या रिलेशन आया, कितना कम कितना ज्यादा होता है। फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल एटा इज इक्वल टू होता है, एटा इज इक्वल टू या जी इज इक्वल टू होता है y/3। मतलब क्या होता है, y की वैल्यू का जस्ट 1/3 हो जाता है। तो ये बात हो गई किसके लिए, ये बात हम समझ रहे थे शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो आज हमने इन डिटेल समझा है हुक्स लॉ को, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, फिर यंग मॉडुलस को, बल्क मॉडुलस को और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो बहुत अच्छे से आप समझ भी गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे पॉइजन रेशियो को तो शायद वो और अच्छे से आपको बातें समझ में आने लगेंगी। तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा पॉइजन रेशियो।